वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैफे मार्कला और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब राजपूत। एक नए सुबह के साथ, एक नई उम्मीद के साथ कि ये जो आने वाला वीकेंड है आपका बहुत ही शानदार हो और आपके जितने भी पेंडिंग काम हैं आई होप कि इस हफ्ते मुकम्मल हो जाए। खबर है ज़रा शोबिज़ इंडस्ट्री से, लेकिन कहते हैं कि बाद खबरें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ एक डिपार्टमेंट से या एक मखसूस इंडस्ट्री से जुड़ी नहीं होती हैं, सोसाइटी पर उसका बड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मैं बात करूँ फ़िरोज़ खान और सैयदा अलीज़ा के झगड़े के हवाले से कुछ तस्वीर सामने आई फ़िरोज़ की अहलिया की, और उनकी तरफ से कुछ इल्ज़ामात फ़िरोज़ पर लगाए गए और कहा गया कि उन्होंने उन पर जो है वो तशद्दुद किया है। इंस्टाग्राम के थ्रू ये पिक्चर्स जो हैं वो शेयर की गई हैं अलीज़ा की तरफ से, और हमने ये भी देखा था कि गुज़श्ता चंद रोज़ पहले अलीज़ा पर तशद्दुद की तस्वीर सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही थी। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर गर्दिश कर रही थी, जिस पर पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक कई शख्सियात ने भी फ़िरोज़ के ख़िलाफ़ सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। यहाँ तक कि हमने बहुत सारे इस पर बातें सुनी कि उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें ऐसा करना तो हरगिज़ नहीं चाहिए था, लेकिन अगर इस तरह की वो हरकतें रखेंगे तो ऐसे लोगों की गुंजाइश हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। ताहम इस मामले पर अदाकारा इकरा अजीज़ ने फ़िरोज़ खान के साथ काम करने से भी इनकार कर दिया है। बहरहाल ये इकरा का अपना ज़ाती मामला है, वो चाहे जिसके साथ काम करें चाहे ना करें, लेकिन फ़िरोज़ खान इस मामले पर खामोशी तोड़ते हुए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। वो कह रहे हैं कि उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लिहाजा वो इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। फ़िरोज़ खान ने अपने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि मैं खुद पर लगने वाले झूठे बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात की तरदीद करता हूँ और इन इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मामलात जो हैं इनकी संगीनी अपनी जगह बजा है और इस पर बात भी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामलात और अदाकारों का एक दूसरे के साथ काम करने से बॉयकॉट कर देना लोगों के करियर मुतासिर नहीं कर सकता, तबाह भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा ही मामला था कि जिससे लोगों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया था, और लगना भी चाहिए क्योंकि वाक़या ऐसा था कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। ताहम उस मामले से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है, और वो खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हंगामा आराई के जुर्म में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सऊदी वली का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी दरख्वास्त पर सऊदी अरब में अप्रैल 2022 में जो वाक़या रूनमा हुआ था उस पर गिरफ्तार गए पाकिस्तानियों के रिहाई के अहकाम जो है वो जारी कर दिए हैं। अब उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि दुआ है अल्लाह ताला हमें एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करने वाला बेहतर मुसलमान बनाए। याद रहे कि मदीना मुनव्वरा की अदालत ने 3 पाकिस्तानियों को 8 साल और 3 को 6 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। मैं मामले की संगीनी की तरफ नहीं जाऊंगी, आपको हमें याद है कि वहाँ पर शदीद किस्म की नारेबाजी की गई थी, सियासी लिहाज से अपने गम और गुस्से का इजहार किया गया था, और मस्जिद नबवी का जो तक़द्दुस है और मक्का मदीना का जो तक़द्दुस है उसे पामाल करने की कोशिश की गई थी, जिसके बारे में एक्शन तो बिल्कुल दुरुस्त लिया गया, लेकिन हम उस पर ख़ुद भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के थैंक यू हमें करना चाहिए, शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने इस मामले को मज़ीद तूल नहीं दी और नरमी के साथ शफ़क़त के साथ उन लोगों की रिहाई के अहकाम जारी किए। सो थैंक यू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब। आगे बढ़ते हैं। एक और खुशी है, ये भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिलेटेड है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब के दौर में वज़ीर आला पंजाब थे, जब शहबाज शरीफ साहब खादिम आला पंजाब की हैसियत से उन्होंने तमाम स्टूडेंट्स को जो भी सरकारी सतह पर पढ़ रहे थे, कुछ प्राइवेट भी थे मेरे ख्याल में गालिबन बीच में कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पर एक लैपटॉप स्कीम इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाई थी। तो वो स्कीम चूँकि बंद हो चुकी थी, अब लिहाजा चेयरमैन HEC ने लैपटॉप स्कीम की बहाली का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। तो जनाब चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमदी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम आइंदा चंद रोज़ में बहाल होने जा रही है, और मज़ीद ये भी कहते हैं कि BS मास्टर्स और PhD की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इस स्कीम का दोबारा से आगाज़ किया जा रहा है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन उनके घर के हालात कुछ इस तरह से मुनासिब नहीं होते कि वो अच्छे लैपटॉप्स जो हैं वो ख़रीद सकें, और इस तरह से बहुत सारे बच्चों की प्रेजेंटेशंस जो हैं वो अधूरी रह जाती हैं, या फिर उन्हें कुछ ना कुछ मुनासिब वक्त निकाल कर अपने चंद दोस्तों की तरफ जाना पड़ता है, और फिर वो वहाँ पर जाके अपनी प्रेजेंटेशंस या फिर डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम करते हैं।
जी तो प्रोग्राम का ही हमारा न्यूज़ सेगमेंट तो खत्म हुआ, तो मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू करेंगे अपने नए मेहमानों के साथ जो कि आज बनेंगे कैफे मार्गला का हिस्सा। जी तो वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद जब हम वापस आए हैं तो बड़ी ही प्यारी ही पर्सनैलिटी के साथ अपने स्टूडियो में आपको वेलकम करेंगे। और वो एक ऐसी नामवर शख्सियत हैं कि जिन्हें आपने बहुत साल देखा है, महसूस किया है, लेकिन उनकी ना सिर्फ यूँ कह लीजिए कि आपने उनका म्यूज़िक सुना, आपने उनके ड्रामास देखे, आपने उन्हें थिएटर परफॉर्म करते हुए भी देखा, और इसके साथ साथ पेंटिंग्स में भी कमाल महारत रखते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो बहुत बेहतरीन अदाकार के साथ साथ एक बेहतरीन हिदायतकार भी हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि ये सिरा एक होता है, एक पहला स्टेप होता है, और उसके बाद अगर आप मुसलसल मेहनत करते हैं तो वो कामयाबी की ज़मानत बन जाता है। ऐसी ही एक उम्दा मिसाल जमाल शाह साहब की सूरत में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, शुक्र, अल्लाह का फजल। आगाज़ आपने किया म्यूज़िक से, लेकिन फिर उसके बाद आप रुके नहीं, और एक छोटी सी चीज़ आपने मेरे साथ डिस्कस भी की थी ज़रिया, वो बहुत पुरानी बात है, मैं रिबेलियस हो गया था थोड़ा सा थिएटर से अब इतना बड़ा नाम बन जाना, और फिर अदाकार ही नहीं अब हिदायतकार भी बन जाना, उस पर भी हम लोग आ रहे हैं व्यूअर्स। कैसी रही आपकी जर्नी? शुरुआत ऐसी हुई कि मैं बचपन से ही मुझे ज़्यादा विजुअल आर्ट्स का यानी पेंटिंग, स्कल्पचर वगैरह का, ड्राइंग का शौक़ था, और मैं बड़ी छोटी उम्र में खासा मशहूर हो चुका था अपने शहर में। और मुझे टीचर्स ने मैट्रिक के बाद मशवरा दिया कि मैं लाहौर जाऊँ NCA। जब मैंने घर में बात की तो वो घर जो मुझे बचपन से बहुत प्रमोट कर रहा था, इनकरेज कर रहा था, बल्कि उन्होंने मुझे ये बावर कराया कि मैं आर्टिस्ट हूँ। उन सब ने मिल के कहा कि नहीं, आर्ट मत पढ़ो, डॉक्टर बनो। तो मजबूरन मतलब ज़बरदस्ती एक तरह से फोर्स किया। प्रेशर था। मैंने इंटरमीडिएट में मेडिकल सब्जेक्ट्स लिए और थ्रू आउट सोचता रहा कि मैं बनूँ या ना बनूँ। अंदर से जवाब आता था कि नहीं, आपके अंदर वो मदर टेरेसा नहीं है, ना बने। अच्छा। मैंने रिएक्शन में म्यूज़िक सीखना शुरू किया, ठीक है, छुप के घर वालों से। और जब टेलीविज़न आया तो खैर इस बीच ये हुआ कि मैंने FSC कर ली, और मेरे मार्क्स ऐसे थे कि मैं बुलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकता था। अच्छा, मतलब इतने इंटरेस्ट के साथ आपने FSC की? जी हाँ, लेकिन हुआ ये कि मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैंने नहीं बनना है। मैंने घर वालों को झूठ बोला, मैंने कहा मेरिट लिस्ट पे मेरा नाम ही नहीं है। उन्होंने भी मेरे झूठ को सच मान लिया और कुछ भी नहीं कहा। रिग्रेट तो नहीं है आज तक उस झूठ पे? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि मेरा दिल ही नहीं था वहाँ। अगर मैं बन भी जाता तो वो नीम हकीम वाली खतरे जान हो जाते सूरत होती, और वो पेशेंट्स के लिए अच्छी बात ना होती। पैसे तो मैं बहुत बना लेता, लेकिन अच्छी बात नहीं होती। बहरहाल मैंने FSC के बाद BSc किया केमिस्ट्री और जियोलॉजी में। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर मैं कर रहा था, तब ये क्वेटा टेलीविज़न आया तो मैं तब तक म्यूज़िक सीख चुका था। एक दिन कुछ दोस्तों ने मिल के कहा कि चलो ऑडिशन देते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे साथी थे वो आ रहे थे टेलीविज़न पे। हाँ। तो मैं गया दोस्तों के साथ, ऑडिशन दिया। वहाँ एक बड़ी शफीक प्रोड्यूसर थी, मुनव्वर तौफीक साहिबा, उन्होंने ऑडिशन लिया और बड़ा खुश हुई। कहने लगी कि ठीक है, ज़बरदस्त, ऐसा है कि ये प्रोग्राम मैं दे रही हूँ तुम लोगों को, नौजवानों का एक प्रोग्राम था, ये तुमने सारे का सारा ख़ुद करना है, यानी लिरिक्स भी ख़ुद सेलेक्ट करने, साथी भी लाने, और हो सके तो कंपोज भी करें। तो मैंने वो सब कुछ किया, अपने साथियों को मिला के कंपोजिशंस भी की, गाया भी। वो रिकॉर्ड लाइव था। अच्छा, ओके। रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, लाइव प्रोग्राम था। नहीं सॉरी, रिकॉर्ड हुआ था। रिकॉर्ड हो गया। अब घर वालों को मैंने बताया नहीं था, तो मैंने तो ख़ुद दोस्तों के साथ जाके किसी होटल में प्रोग्राम देखा। और जब मैं रात को घर आया तो वालिद साहब सख्त गुस्से में तपे हुए बैठे थे कि ये क्या तमाशा लगा। हाँ, ये कैसे हुआ ये। मैंने कहा बस आपकी वजह से मुझे शौक। मेरे वालिद साहब म्यूज़िक के शौकीन थे, सुनने के, और बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनते थे। हमारे घर में कोई 3-4 माह बाद एक महफिल भी हुआ करती थी, जिनसे मैंने सीखा। उस्ताद अहबाब खान भी किया करते थे? नहीं, मैं नहीं। अच्छा ठीक है, मतलब वहाँ पे लोगों ने आना, उनको कभी ख्याल ही नहीं था कि मैं कर सकता हूँ। तो जब मना किया गया तो मैंने छुप के उनसे सीखना शुरू किया। वही उस्ताद जो मेरे वालिद साहब के दोस्त भी थे और बहुत अच्छे सिंगर थे क्लासिकल। तो मैंने उनको कहा कि जी आपकी वजह से कैसे? मेरी वजह से कैसे?
मैंने कहा जी आप महफिलें करवाते थे, मुझे शौक हुआ। कहते नहीं, सुनने की हद तक ठीक है लेकिन गाना करने नहीं। की हद तक नहीं है। हाँ, गाना तो नहीं। वहाँ से आपने 1976 से स्टार्ट लिया और बिल्कुल अब चलता ही जा रहा है। उस स्टार्ट जैसे मेरा वो प्रोग्राम हुआ, अगले दिन अगले हफ्ते वो ड्रामे वाले मेरे पीछे पड़ गए कि एक्टिंग करो एक्टिंग करो। मैं समझता था कि मैं कर ही नहीं सकता हूँ। बहरहाल बहुत ज़्यादा इसरार पे फिर मैंने एक्टिंग की और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं और आया। पहला ड्रामा कौन सा था जमाल शाह साहब? पहला ड्रामा एक सीरियल था पश्तो, ठीक है। मेरी ज़ुबान पश्तो है। दिवे कतड़ा की दिए या आबले, बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं मतलब मेरे इर्द गिर्द जितने लोग थे एक्टर्स, वो सारे वो रेडियो के सदाकार थे। मतलब ये परफॉर्म आपने डेब्यू किया, इसके बावजूद एक चीज क्लिक नहीं कर रही थी आपको। आपको। द मेन रोल, मतलब लोगों को पसंद आया लेकिन मैंने एंजॉय नहीं किया। अच्छा। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं नहीं करूँगा। म्यूज़िक थोड़े अरसे चलता रहा, फिर मैं लाहौर, इवेंचुअली मुझे इजाज़त मिल गई घर वालों से, वालिद साहब से, और वो भी इसलिए कि पुलिस की असामियाँ आई थी, अनाउंस हुई थी भुट्टो साहब के ज़माने में। तो मेरे दोस्तों ने, हम सारे डिसीजंस इकट्ठे लेते थे, सब ने डिसाइड किया कि अप्लाई करते हैं। उनका ख्याल था कि मैं सबसे पहले भर्ती हो जाऊंगा, इसलिए कि मेरे वालिद साहब पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर थे और बड़े ऑफिसर थे, नामी गिरामी। तो वालिद साहब से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा क्यों पुलिस क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा कुछ तो करना है। कहते नहीं। फिर मुझे उन्होंने कहा कि मैंने 30 साल इस महकमे में गुजारे हैं और यकीन मानो मुझे उन 30 सालों के एक एक दिन से नफरत है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उधर जाओ। फिर आपने हमारा वो किया रवैया वो नहीं आपसे है। जिसको आप मोहब्बत करते थे। हाँ, मुझे इजाज़त दी कि NCA जाओ लेकिन पुलिस में मत जाओ। तो ये बहुत बड़ा मैं यही कह रही फैसला हूँ था कि मेरे हाँ, हक कि में। उनके आपके भी हक में बहुत बड़ा फैसला था और उनकी तरफ से भी बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन आपका करियर शुरू हुआ पश्तो से। जी हाँ। लैंग्वेज वैसे तो चाइनीज़ भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आज जमाल शाह साहब को हमने जिस स्पेशल ओकेजन पे बुलाया है उसमें इनकी ज़िंदगी का एक नया पहलू सामने आ रहा है। अदाकार के तौर पे इन्हें आज हमने परफॉर्म करते हुए देखा। आज तक एक बतौर पेंटर बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते रहे हैं, म्यूजिशियन बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अब माशाल्लाह बड़े खूबसूरत तरीके से डायरेक्शंस भी दे रहे हैं और हिदायतकार का किरदार भी अदा कर रहे हैं। लेकिन ये हिदायतकारी हो कहाँ रही है? ये हो रही है बॉर्डर के उस पार, मामलात को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने के लिए। जब हम पाक चीन दोस्ती की बात करते हैं तो पाक चीन दोस्ती की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है और कहा जाता है कि ये दोस्ती जो है वो समुंदर से ज़्यादा गहरी है और हिमालय से ज़्यादा ऊंची है। तो इसी दोस्ती को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए और इसमें कुदरत के रंग भरने के लिए जमाल शाह साहब की हिदायतकारी को बुरुकार लाया गया है और एक मूवी का नाम है बाथीगढ़, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और ये चाइनीज़ में नाम रखा गया। इसका मफहूम हम इनसे पूछेंगे, इसकी स्टोरी पर भी बात करेंगे। अगर मामलात और हालात बेहतरी की तरफ रहे मुल्क में और अल्लाह ताला करे कि ऐसा हो, तो नवंबर के आखिर में गालिबन ये जो मूवी है वो रिलीज़ की जा रही है। और अच्छी बात यह है कि ये मूवी जो है वो चाइना की कॉपरेशन के साथ बनाई गई है, लेकिन माशाल्लाह इसमें पाकिस्तानी बहुत से किरदार हैं जो मैं परफॉर्म करते हुए नजर आए। लेकिन सबसे पहले हिदायतकारी पे बात करते हैं। जमाल साहब, बाथीगढ़ ये नाम पहले से डिसाइडेड था या कुछ और नाम भी सामने आए और कहा गया कि नहीं? इनिशियली जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया, ये को प्रोडक्शन है, ठीक है। चाइनीज़ कोई फिल्म कंपनी थी जो यहाँ शूट करना चाहती थी। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मेरी कंपनी को, और हमने फैसिलिटेट किया, यानी एक्टर्स प्रोवाइड किए, लोकेशंस वगैरह और क्रू मेंबर्स, ये सारे। और उस ज़माने में जब स्क्रिप्ट पहली बार आया तो फ्लावर गर्ल नाम था। जी हाँ, फ्लावर गर्ल नाम था। और उसके बाद इवेंचुअली जब बन गई तो ये नाम रखा गया। ये डायरेक्ट मैंने नहीं किया, ठीक है। मैंने अलबत्ता ये है कि सुपरवाइज ज़रूर की है कि इसलिए कि डायरेक्टर चाइनीज़ थे। उन्होंने प्रोडक्शन जो उन्होंने फिल्म्स मेरी प्रोडक्शन है, उन्होंने फिल्म्स के साथ उन्होंने ये फिल्म मिलके बनाई। और शूटिंग इसकी सारी की सारी इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद के गर्दनवाह में जो कुछ ख़ास जगह हैं वहाँ हुई। और कास्ट मेंबर्स में 90% पाकिस्तानी है, इसलिए कि कहानी पाकिस्तान की है। और कहानी बड़ी मज़े की कहानी है। कहानी ऐसी है कि एक दूर दराज इलाके में एक गांव है जहां कुछ बच्चियां जो हैं वो फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, फुटबॉल खेलना चाहती हैं, और गांव की तरफ से मुश्किल होता है।
एल्डर्स जो हैं वो अलाउ नहीं करते हैं। इस दौरान एक चाइनीज़ लड़की आती है जो उसी गांव के करीब किसी प्रोजेक्ट में काम कर रही होती है। वो जब इन बच्चियों को देखती है तो वो डिसाइड करती है कि इनको हेल्प किया जाए, इसलिए कि वो चाइनीज़ लड़की जो है, औरत, वो एक्स फॉर्मर फुटबॉलर है। नेशनल, मतलब उनकी बड़ी मशहूर फुटबॉलर, और वो बच्चों का इंटरेस्ट देख के अब उसमें जख्मी होने की वजह से वो फुटबॉल छोड़ चुकी है। जब इनको देखती है तो वो सारा पैशन दोबारा जाग जाता है और इनको कोच करने का सोचती है। बड़ी मुश्किल से गांव वालों को मनाती है। और फिर ये होता है कि ये जो बच्चियों की फुटबॉल टीम है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उस गांव में। बल्कि कर्ब जवार में एक और गांव आता है, दो कबीलों की आपस में दुश्मनी होती है किसी वाटर रिजर्वायर के हवाले से। तो ये बच्चियां एक मैच खेलती हैं और वो जो बड़ा पुराना तनाज़ा होता है इस मैच की वजह से हल हो जाता है। ओह वेरी नाइस। जिनके साथ मैच खेलती है वो दूसरे अच्छा, गांव हमें के बच्चे तो होते हैं। चाइनीज नहीं आती है, जरा ये बाथीगल का मतलब समझाएंगे हमें? बाथीगल के मानी, बाती जो है फ्रेंड को कहते हैं चाइनीज में। बाथीगल यानी दोस्त लड़की। ठीक है। दोस्त लड़की फिर पाकिस्तानी लड़की बन जाती है और फिर वो चाइनीज जो है वो भी पाकिस्तानी लड़की की दोस्त लड़की होती है। तो ये इस मुनासिबत से इस कॉन्सेप्ट को बाथीगल का नाम दिया गया। और जो आपकी नई आने वाली मूवी है कट, उसकी आपने कास्ट डिसाइड कर ली है? उसकी कास्ट तकरीबन कोई 50% डिसाइडेड है, जो इस वक्त मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है। उसमें चाइनीज़ भी होंगे, पाकिस्तानी तो ज़्यादा हैं। और मेरी जो नेक्स्ट फिल्म है वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में है। माशाल्लाह, वो इंडस्ट्री जो रही नहीं है, और कोशिश फिल्म इस बारे में है कि कोशिश हो रही है कि रिवाइव हो। और एक ऐसा स्टूडियो है जो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। उस स्टूडियो की मालिकन जो है वो एक पुरानी मशहूर अदाकारा थी, वो भी रिवाइव करना चाहती है। और एक पागल सा डायरेक्टर है वो भी करना चाहता है। तो ये मिल के कोशिश करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी टाइकून जो है वो रास्ते में दीवार बन जाता है। और कोशिश उसकी है कल्चर बीच में आ जाता है कि वो जो स्टूडियो है वो एक मिलेनियल मॉल बन जाए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाए, एक्सपेंसिव। ठीक है, थैंक यू सो मच हिमाचल साहब हमें वक्त देने के लिए। और बड़ों से हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। नई आ रही है जनाब इनकी मूवी बाथीगर्ल, देखना मत भूलिएगा। लेट्स सी के रिलीज़ कब होती है, बताया तो ये जा रहा है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में इसको रिलीज़ किया जाएगा। एंड लेट्स सी कि जो कट की कास्ट है उसमें कौन कौन अब तक कट हो चुका है और कौन कौन ऐड हो चुका है। यहाँ पे लेनी मुझे छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस हाजिर हूँ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हैं। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो कि मौजूद है डेनमार्क में, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत सारी खिदमात रही हैं। और साथ ही साथ फिर हमने ये भी देखा है कि एक सियासी किरदार तो उनका है ही डेनमार्क में, लेकिन सोशल वर्कर की हैसियत से न सिर्फ वो वहाँ के लोगों की मदद करते हैं, बल्कि पाकिस्तान में बैठे जो हमारे फ्लड इफेक्टीज़ हैं उनके लिए भी वो खासी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई जिसमें हमने देखा कि किस तरह से वो डेनमार्क के लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फ्लड इफेक्टीज़ कितनी मुसीबत में है, कितनी मुश्किल में है। वहाँ के लोगों के एहसासात को, उनके जज्बात को उन्होंने किस तरह से झिझोड़ा। जी, तो ये आपने प्रोटेस्ट देखा जिसको लीड कर रहे थे अशम, और उन्होंने इस तरह वहाँ के लोगों को पानी के अंदर खड़ा करके ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि पाकिस्तानी इस वक्त इस मुसीबत में है जिसमें मैंने आपको सिर्फ चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए खड़ा किया है। अशम आगा नदीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं डेनमार्क से, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अशम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया आज। सोनो टीवी का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया आज इस केस के बारे में बात करने की, जो मैंने क्लाइमेट डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया है डेनमार्क कोपेनहेगन में। अच्छा अशम, हमने इस वीडियो में देखा और बड़ी वायरल हुई आपकी ये वीडियो जिसमें आप लोगों को पानी में खड़ा कर रहे हैं और उन्हें उस तकलीफ का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पर बैठे पाकिस्तानी महसूस कर रहे हैं। रिस्पांस कैसा है डेनमार्क में, और क्या उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी आपका इस सिलसिले में कोई रब्ता हुआ या फिर किसी किस्म की डोनेशन जो कि फ्लड इफेक्टीज तक पहुँची हो? नहीं, डायरेक्टली पाकिस्तानी गवर्नमेंट से तो कोई ऐसे कोई बातचीत नहीं हुई। हमारे राब्ते तो काफ़ी अच्छे हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ डेनिश पाकिस्तानी हम अपने रूट्स करीब रखना चाह रहे हैं। एंड जब सवाल जो है आपका रिएक्शन के हिसाब से,
रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है डेनमार्क में, क्योंकि ये क्लाइमेट डेमोस्ट्रेशन था इस सिलसिले में, क्योंकि यहाँ डेनमार्क में इलेक्शंस हो रहे हैं अगले हफ्ते, और जिस इलेक्शन में मैं खुद भी उम्मीदवार हूँ। तो ये एक आप समझ लें डेनमार्क का सबसे बड़ा क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन ने अरेंज किया है ये डेमोस्ट्रेशन। उन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से जो सैलाब का सिचुएशन है पाकिस्तान में, उस पर मैंने बात की, आवाज़ बुलंद किया है बहुत मीडिया में, रेडियो में एंड अखबारों में। मैं हमेशा जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ। स्पेशली जो मेरा एजेंडा था इस स्पीच का, वो ये था इन लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि सैलाब पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन जो जिसकी रीजनिंग बिहाइंड वो सैलाब, वो ये है कि हम डेनमार्क में क्लाइमेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। तो हम इर्रिस्पॉन्सिबल है डेनमार्क में, लेकिन नुकसान तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को हो रहा है, और ख़ासकर उस लेयर सोसाइटी का जिनके पास पहले से इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह जब आपने कहा ना कि आप काफ़ी अरसे से ये क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम भी कर रहे हैं, और फिर वहाँ की गवर्नमेंट में भी आपकी पार्टिसिपेशन रहती है बहुत सारे फोरम्स पर, डेनमार्क में कहाँ पर आपने मसाइल को देखा कि इसकी वजह से वहाँ का माहौल भी मुतासर हो ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क ज़्यादा इसकी तबाही का शिकार हो रहे हैं? और ओवरऑल ग्लोबली आप कहाँ पर स्टैंडिंग देख रहे हैं कि क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को क्या करना होगा? नहीं, बेसिकली यहाँ हमारा एक ये है कि स्ट्रक्चर का एक इशू है कि हम प्रॉपर तरीके से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, और कंपनीज पे हम ये नहीं डिमांड करें कि आपको क्लाइमेट के हिसाब से चलना चाहिए। तो ये भी एक यहाँ डेनमार्क में दो इश्यूज है। एक तो ये है कि वो क्लाइमेट के हिसाब से, लेकिन ये इशू इंटरसेक्शनल है, क्योंकि इस पे आप रेसिज्म के बारे में भी बात कर सकते हैं। अब हमने पिछले दिनों देखा है कि यूक्रेन का मसला चल रहा था, और डेनमार्क ने बिलियंस ऑफ डेनिश क्रोन उन्होंने डोनेट किया है यूक्रेन के वॉर में। अच्छा। लेकिन जो पाकिस्तान का सैलाब का इशू है, वहाँ उन्होंने पहली बात तो ये कि जिक्र ही नहीं की इतनी, और क्या मैं ये डिमांड सकता हूँ कि एक प्रॉपर किस्म की कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि जो सिचुएशन है वो बेस्ड ऑन डेनिश एंड वेस्टर्न इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये हो रहा है। तो मैं ये भी डिमांड करता हूँ कि डेनमार्क जैसे छोटा मुल्क है, कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में एक एग्जांपल नहीं कि हम ज़ाहिर कर सकते, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बाकी मुल्क भी कि हम एक रिस्पॉन्सिबल क्लाइमेट एक्शन लें, क्योंकि आखिरकार हमारे पास सिर्फ यहाँ पे अभी आपने जो बात की ना, आपने कहा कि जब यूक्रेन का मामला हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया गया, और पाकिस्तान में फ्लड के हवाले से उस तरह से डेनमार्क के लोगों का रिस्पांस आपको देखने को नहीं मिला, जिसका एहसास आपने लोगों को दिलाया। क्या इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि पाकिस्तानी सफारती खाना वहाँ पर मौजूद है, वो इन मामलात को इतनी संजीदगी से नहीं लेता, या फिर वो उसकी नेटवर्किंग जो है वो इस हद तक पॉजिटिव नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है कि लोगों को एहसास दिलाया जा सके कि पाकिस्तान के साथ भी जो है वो आपके ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जो पाकिस्तानी सोसाइटी है डेनमार्क में, ये तो बहुत काम कर रही है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास काफ़ी यहाँ पाकिस्तानी है कंपेयर टू जो बाकी ममालिक के नेशनल लेवल है जो बात है, तो हमारे पास यहाँ पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा है डेनमार्क में, और इन्होंने बहुत सारे फंड रेजिंग डिनर्स किए। मेरी ख्वाहिश तो बस ये थी कि डेनमार्क ऑन नेशनल लेवल एक बड़ा सा फंड रेजिंग इवेंट अरेंज करे कि वो डेनिश नेशनल चैनल्स में आए, एंड ये बजाय कि छोटे छोटे NGOs अरेंज करे, तो डेनमार्क ऐसा मुल्क एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन है, एक प्रॉपर किस्म कंपनसेशन दे। और पाकिस्तानी कम्युनिटी उसका वहाँ पर रिस्पांस कैसा रहता है नॉर्मली, क्योंकि आपने कहा ना कि जरा ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं? जी नहीं, पाकिस्तानियों ने अपने तरफ से जितना कर सकते हैं वो उन्होंने किया है, लेकिन आप ये भी क्या कंसिडर करें कि डेनमार्क में खासकर एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का इशू चल रहा है, तो क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे रशियन गैस से, तो हर चीज़ यहाँ काफ़ी महंगा हो गया, पहले से भी काफ़ी महंगा है। लेकिन मेरी कोशिश बस यही थी कि ये क्या हम इशू को उठाने के लिए कि हमारे पास पैसे हैं एज अ गवर्नमेंट, हम काफ़ी डेनमार्क रिच मुल्क है, तो हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि हम पैसे कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। हम जंग में यूज़ करना चाह रहे हैं या हम जहाँ नेचर के कैटास्ट्रोफ है वहाँ करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो ये है कि डेनमार्क को
पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा आसान है। अब पिछले दिनों आपने हो सके देखा होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया है। डैनिश काफ़ी डिप्लोमेट्स फंसे हुए थे अफगानिस्तान में, और वहाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या इनको मदद की है, जो इनके लिए आप यकीन करें अगर पाकिस्तान ने मदद ना किया होता उस वक्त तो यहाँ की हुकूमत ने गिरना था, क्योंकि ये इनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा इशू था। और मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाह रहा हूँ कि स्पेसिफिकली डेमोस्ट्रेशन के बारे में, वो ये कि जब मैंने डेमोस्ट्रेशन किया, डेमोस्ट्रेशन में जब मैं शामिल हुआ, जब मैंने अपनी स्पीच की, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं पानी में खड़े होकर स्पीच करूँगा, क्योंकि मैं अपनी सिंपैथी शो करना चाह रहा था जो विक्टिम्स हैं। और मैं अगर आप नोट करेंगे हो उसके आपको नजर आए या नहीं वीडियोस में, लेकिन मैंने जंप सूट नहीं पहना था, और जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आए हैं डैनिश लोगों से, क्योंकि उन पहले से डेनमार्क एक बहुत ठंडा मुल्क है, तो ये उनको माइंड में आ रहा था कि ये कौन सा बंदा आया है। ठीक है, मतलब यानी कि जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे थे वो आपने सिर्फ लोग ही पानी में नहीं उतारे, और खुद भी आप जाकर उस ठंडे पानी में इतनी सख्त सर्दी में जाकर खड़े हो गए, और वो मैसेज आपने न सिर्फ डेनमार्क के लोगों को डिलीवर किया बल्कि दुनिया भर में हमने इसका इफेक्ट देखा। थैंक यू सो मच अशम अपना वक्त देने के लिए। और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि जब अशम बात कर रहे थे तो मुझे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक जुमला याद आ गया जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी इसका यूएन जनरल असम्बली में भी इजहार किया। तो उन्होंने कहा था कि जो बड़े ममालिक है, जिनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तरक्की पजीर ममालिक की या फिर गरीब ममालिक की मदद करें, जिस तरीके से भी या जिस लिहाज से भी वो कर सकते हैं। और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी वो खासी बातचीत करते रहे हैं। वही जस्ट होप के शरीर रहमान साहबा जो कि अब सिटिंग मिनिस्टर हैं वो इन मामलात को देख रही होंगी, और बिल्कुल उनकी तरफ से भी अब मौसमियाती तब्दीली और इसके मुहर्रकात पर काम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारे कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में ना होने के बावजूद दयारे गैर में बैठकर पाकिस्तानियों की मदद करना चाहते हैं, उनका दर्द महसूस करना चाहते हैं गुड कॉज के लिए, ताकि अगर जिस कर्ब से पाकिस्तानी गुजर रहे हैं उसका अंदाज़ा थोड़ी सी हद तक अगर वहाँ के वो लोगों को दिलवा सकें तो शायद एक अच्छा फंड जनरेट हो सकता है किसी न किसी तरीके से। हम पाकिस्तानियों की या फिर इसके अलावा जहाँ कहीं भी बसने वाले और लोग हैं उनकी मदद की जा सकती। तो जनाब, हमने अपने यंगस्टर से, अपने स्टूडेंट से वादा किया था कि हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपकी करियर काउंसलिंग में आपकी हेल्प कर सकें, आपकी मदद कर सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अगर मैट्रिक कंप्लीट कर लें तब उन्हें मालूम नहीं होता कि हमने आगे चलकर डिग्री कौन सी करनी है, या फिर कुछ लोग FA FSC करने के बाद ICOM ISCS करने के बाद उन्हें ये सोचना बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि जनाब अब हमने बैचलर्स की डिग्री किस में कंप्लीट करनी है, मास्टर्स में हमने क्या करना है, और फिर करियर हमने क्या बनाकर चलना है। क्योंकि पाकिस्तान में हर 2 से 4 साल बाद हम देखते हैं कि चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, स्कोप मुख्तलिफ हो जाते हैं। इसलिए आज करियर काउंसलिंग में हम बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से, फार्मेसी के हवाले से, फार्मासिस्ट होते क्या हैं उनके बारे में। ये अगर हम इसको करियर के तौर पर अपनाएं तो क्या आने वाले मुस्तकबिल में इसके बारे में की जाने वाली पढ़ाई, हासिल की जाने वाली डिग्रीज़ हमारे लिए किस हद तक सूदमंद साबित हो सकती हैं। और अक्सर एक ये क्वेश्चन आता है जहन में कि अक्सर वो बच्चे जो FSC में कम मार्क्स लाते हैं, चूँकि उनको कोई मुस्तकबिल नहीं होता, उन्हें आगे मेडिकल में दाखिला आसानी से नहीं मिलता, तो इसलिए वो फार्मेसी की तरफ चले जाते हैं और फार्मासिस्ट बन जाते हैं। या फिर कई ऐसे बच्चे जिनके ऐसे महदूद वसाइल होते हैं और ख़ानदान की जिम्मेदारी ज़रा ज़्यादा होती है, तो भी वो अपने करियर को थोड़ा सा डॉक्टरी की तरफ ले जाना बंद करके वो फार्मेसी की तरफ आ जाते हैं। आज एक फार्मासिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बहैसियत लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम में प्रोडक्शन हेड अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। और जब मैं दे रही का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ तो खातून हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि कहा जाता है कि बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन अगर एक खातून इस इंडस्ट्री में आ गई हैं और माशाल्लाह इतने बड़े ओहदे पर फायदे, तो इसका मतलब ये कि इतना भी ड्राई सब्जेक्ट नहीं होगा। वेलकम करते हैं बिनिश को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बिनिश, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बिनिश, अच्छा, बहुत सारे सवाल हैं हमारे जहनों में, चंद एक तो आपने सुन लिए होंगे जब मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा रही थी। अमूमन तासुर ये आता है कि फार्मासिस्ट इंडस्ट्री की तरफ हमारे वो स्टूडेंट्स जाते हैं कि जिनके या तो मेडिकल के लिए नंबर्स अच्छे नहीं होते हैं, या फिर हमारे वो स्टूडेंट्स जाते हैं कि जिनके पास महदूद वसाइल होते हैं और वो डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने के लिए उस तरह से पे नहीं कर पाते हैं, फीस नहीं दे पाते हैं। क्या वाकई ऐसा है, या फिर इसके बरक्स इस इंडस्ट्री से मोहब्बत करने वाले भी, या फिर यूँ कह लीजिए कि इस तरफ स्कोप शौक रखने वाले स्टूडेंट्स कौन से होते हैं?
अच्छा ऐसा नो डाउट पहले इसी तरह से कॉन्सेप्ट था, क्योंकि लोगों को आइडिया ही नहीं था कि ये भी कोई फील्ड है। जब मैंने खुद फार्मेसी स्टार्ट की थी तो मेरी मदर को भी ये लग रहा था कि शायद फार्मेसी वो लोग करते हैं जिन लोगों के पास या तो जिस आपने कहा कि वसाइल नहीं होते, या फिर वो लोग होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बहुत वास्ट फील्ड है। अगर आप देखें तो आपके पास फार्मेसी जितना अगर आप बाकी सारी कंट्रीज से कंपेयर करें तो वहाँ पे फार्मेसी अपने आप में एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। आप वो फर्स्ट हेल्थ केयर वर्कर के तौर पे काम कर रहे हो जो किसी पेशेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में होता है। अगर आपका इंटरेस्ट, ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। हमारी फील्ड में एक फार्मासिस्ट, मैं ये कह सकती हूँ एटलीस्ट जो पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसे देखते हुए कि एक फार्मासिस्ट बेरोजगार बहुत कम रहता है, क्योंकि फार्मेसी की फील्ड इतनी वास्ट है। आप कम्युनिटी फार्मेसी की तरफ जाना चाहो, आप अपनी फार्मेसी बना लो। आप अपने हॉस्पिटल के तौर पे काम करना चाहो, आप एक क्लिनिकल सेटअप लॉन्च कर सकते हो। आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हो एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो मेरी स्पेशलाइजेशन भी है। इसके अलावा आप अगर चाहें तो आप आईबीडी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत वास्ट फील्ड है। मैं फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए आई थी तो मुझे भी इस फील्ड का आइडिया नहीं था। सिमिलरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है आपके पास। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत से फार्मासिस्ट जॉब कर रहे हैं। आप इसके अलावा एकेडेमिया में जा सकते हो एमफिल करके, पीएचडी करके। जबरदस्त। आई थिंक सो इस फील्ड में आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, शायद ही इतनी किसी और फील्ड में। अच्छा, तो किस एप्टीट्यूड के बच्चों को इस फील्ड की तरफ आना चाहिए, क्या लगता है आपको? क्योंकि मैंने कहा ना कि एफएससी आपकी हो गई, तो आपके पास क्या चॉइस है, किस किस्म के सब्जेक्ट या कहाँ किस तरफ जाना होगा? अच्छा, ये डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि हर इंसान का इंटरेस्ट होता है, बट अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ है या आप चाहते हो कि आप पेशेंट की हेल्प कर सको, या अक्सर औकात हम डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं कि बचपन में हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं किसी की हेल्प कर सकूंगा, मैं किसी के काम आ सकूंगा। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट आप तो ज़्यादा काम आओगे, क्योंकि आप डायग्नोस्टिक की तरफ भी जा सकते हो, आप मेडिसिन बना के दोगे उस पेशेंट को। अगर आपका दिमाग रिसर्च की तरफ ज़्यादा है तो आपको इस फील्ड में ज़रूर आना चाहिए। और इसके अलावा एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी इंसान को इस तरह से अपने माइंड में ये चीज़ लेके वो चल रहा है कि मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, तो आई थिंक सो उस इंसान को डेफिनेटली, उन बच्चों को, और इसके अलावा वो बच्चे भी जिनको ये लगता है कि अगर हमने अच्छा मेरा मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ तो अब मेरे पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं रही और मैं किस तरफ जाऊंगा, और शायद फार्मेसी में चला गया तो पता नहीं मेरी रिस्पेक्ट में कोई कमी हो जाएगी या मेरे करियर में मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन उसके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है कि वो यहाँ आए, अपने आप में एक मेडिसिन बना के और पेशेंट की जो हेल्प आप इस तरह से कर सकते हो। आई थिंक सो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती। बिनिश, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हम सिर्फ एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की हद तक ही सोचते हैं एक फार्मासिस्ट का फ्यूचर। ये फ्यूचर क्या किन किन राहों का तयन करता है, मंजिल कहाँ पर जाके रुकती है? मैं आपको माशाल्लाह एक प्रोडक्शन हेड के तौर पर देख रही हूँ, एक लड़की को मैं देख रही हूँ। मोहन, हमने सिर्फ डॉक्टर्स से ही मुलाकात होती है, लेकिन आप भी अब डॉक्टर्स की डॉक्टर्स हैं, तो कहाँ कहाँ पे हमें इसमें क्या कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट नज़र आते हैं? अच्छा, जिस तरह मैंने शायद अपनी बात के स्टार्ट में ही कह दिया था, आपके पास नॉर्मली इसके 3 मेन उस डिवीजन में हम डिवाइड कर रहे होते हैं। पहले आपके पास कम्युनिटी फार्मासिस्ट आ जाते हैं। कम्युनिटी फार्मासिस्ट अपनी फार्मेसी खुद से, जो रिटेल में आपने देखी भी होगी, बना सकते हैं। ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं, आप बनाते नहीं हो, आप वहाँ पे काम कर सकते हो, आप पेशेंट को काउंसिल कर सकते हो उसकी मेडिसिन के हवाले में कि ये मेडिसिन आपकी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर जाएगी, डोज एडजस्टमेंट के हवाले से, और इसके अलावा डिस्पेंसिंग करने का काम आप उसमें कर सकते हो। अगर आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इन पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं, आप उनको गाइडलाइन कर सकते हो, उनकी मेडिसिन को कीमोथेरेपी में, इवन के जितनी भी मेडिसिन हैं वो बॉडी वेट की बेसिस पे आप कैलकुलेट की जाती हैं, जो बहुत एक कॉमन इशू आजकल आ रहा है जो हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, वो आप कंट्रोल कर सकते हो जब आप प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर टेस्टिंग के बाद पेशेंट की स्टार्ट करते हो एंटीबायोटिक को। सिमिलरली अगर आप इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट बनते हो तो इंडस्ट्री में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। इंडस्ट्री में देखें, आप मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करते हो, क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल में काम करते हो, जिसमें डिफरेंट टेस्टिंग आ जाती है। दैन अगर मेजर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू वर्क एज ए ड्रग इंस्पेक्टर। सबसे पहले आपकी बहुत मतलब जिसका एक इमेज भी है कि ओके हमारे यहाँ होता है नॉर्मली ऐसी जॉब करें जिसकी बहुत हाइप हो
बिल्कुल, मैं टोटली अग्री कर रही हूँ इस किस्म के ड्रग इंस्पेक्टर्स के साथ भी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, ठीक है, कोई लीवर प्लांट सर्जन है, ठीक है, कोई हमें मिलेगा, मतलब मुख्तलिफ नौयत के हमें यहाँ पर डॉक्टर्स नज़र आते हैं। क्या फार्मेसी में भी एक फार्मासिस्ट की हैसियत से मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशंस होती हैं? 5 डिफरेंट टाइप्स की अभी तक स्पेशलाइजेशन पाकिस्तान में हो रही है। जिस तरह आप फार्मास्यूटिकल, अगर आप ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन वो है कि आप ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में आप मेडिसिनल की पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो हम स्पेशलाइजेशन करते हैं। देन आ जाता है फार्माकोग्नोसी में, बेसिकली वो प्लांट बेस्ड आप जितना भी फर्दर आप फार्मेसी में आगे प्लांट्स पे अपनी रिसर्च करके और मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करा सकते हो। फार्माकोलॉजी की स्पेशलाइजेशन है जिसमें आपके पास एक फील्ड है जो ओवरऑल सारी की सारी फोकस कर रही है कि किस तरह से मेडिसिन डेवलप की, उसका एनिमल्स पे क्या इम्पैक्ट आया, देन आप जो क्लिनिकल ट्रायल से अपनी ड्रग को गुजार के करते हो आप उस तरफ जा सकते हो। सिमिलरली आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप फार्मेसी प्रैक्टिस में जाओ या क्लिनिकल फार्मेसी, जो मेरी अपनी स्पेशलाइजेशन की फील्ड भी है, उसमें आप जितना भी है, जितनी भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब हो रही हैं, ओवरऑल जो इफेक्ट आता है उनका पेशेंट के ऊपर, हम किस तरीके से उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, उसे कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं और बेटर आउटकम्स पेशेंट की हेल्प ला सकते हैं। लास्टली बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि इस फील्ड में हमें ज़्यादातर ख़वातीन नज़र आती हैं या मर्द, या फिर दोनों का रेशियो ज़रा एक जैसा ये बैलेंस है? फीमेल आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। उसका रीज़न ये है कि हम बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड रख लेते हैं पहले और उसके बाद इस सारी फील्ड में फीमेल ज़्यादा हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से फीमेल उतना आपको फील्ड में नज़र नहीं आएंगी जितने आपको मेल हजरात इस फील्ड में ज़्यादा नज़र आएंगे। और मार्केटिंग को जो आपने ऑलरेडी कहा, मार्केटिंग में बहुत अच्छे लेवल पे मेल हजरात इसमें लीड भी कर रहे हैं। बिनिश, अभी रिसेंटली एक खबर कुछ रोज़ पहले सामने आई और हमने देखा कि डेंगू के बाद लोगों की तबीयत बड़ी ख़राब होना शुरू हो गई क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था। और उसके बाद हमने देखा कि जो एंटी एलर्जी की मेडिसिन एंड स्पेशली पैनाडोल मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। गो के कहा यह जा रहा था कि ड्रेप को एक रिक्वेजिशन भेजी गई है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ से, कुछ कीमतों में इजाफे के हवाले से बात की जा रही थी। ये मामला हल तो हो गया है, लेकिन ऐसे कौन से मुहर्रिकात होते हैं कि जब इस किस्म की रेगुलर मेडिसिन जो हैं, जो कि बुनियादी ज़रूरत होती है लोगों की, वो मार्केट में कम हो जाती हैं? पीछे एलिमेंट्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और क्योंकि पैनाडोल को नॉर्मली तो वैसे पैनाडोल आपकी ओटीसी मेडिसिन है, ओवर द काउंटर हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, आपको अवेलेबल होती है। लेकिन क्योंकि ऑल ऑफ सडन डेंगू की वजह से भी, मलेरिया की वजह से भी, फ्लड की वजह से भी हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, और हमारी जो GSK मेन इस टाइम ब्रांच है जो पैनाडोल की मैन्युफैक्चरिंग में है, वो उसने मार्केट से अपनी ड्यू टू उसके अपने जो भी रीजंस हों उनकी वजह से उन्होंने अपनी रिकॉल कर ली मार्केट में, और उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं रही, जिसकी वजह से हमारे पास मार्केट में वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम सोचते हैं कि पैनाडोल तो हमने इसी कंपनी की लेनी है और उसकी हम किसी और की ले नहीं सकते, जिसकी वजह से क्या होता है, हम कहते हैं वो मार्केट में शॉर्ट होगी। हालांकि मैं खुद पर्सनली आपको बताऊं, मैं जितनी बार भी जाती हूँ मुझे पैनाडोल के डिफरेंट ब्रांड्स का पता है, मैं हर एक ब्रांड के जिस भी डिफरेंट ब्रांड की चाहूँ मुझे पैनाडोल अवेलेबल हो जाती है। तो आई थिंक सो लोगों को थोड़ा सा तो ये अवेयरनेस लोगों में देने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अमूमन ऐसा तो डॉक्टर ने एक मेडिसिन लिख कर दी, वो नहीं मिली, और आगे से जो कस्टमर होता है, जो पेशेंट होता है, वो बज़िद हो जाता है सामने वाले के साथ कि नहीं, मुझे तो जो डॉक्टर ने लिख के दी, हालांकि वो ऑल्टरनेट्स दे रहे होते हैं कि मैडम आप ये लेके चले जाएं, सर आप ये ले लें, लेकिन पेशेंट बज़िद होता है कि नहीं, डॉक्टर ने ये लिख के दिया, सर आप ये करें, और फिर वो पूरा का पूरा इस्लामाबाद छान मारता है कि लेकिन दवाई नहीं अवेलेबल होती। वहाँ पे किसका नुकसान है? उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन जो हमने पहले फार्मासिस्ट की है ना बात, अगर हम उसकी इम्पोर्टेंस को और एक्चुअली वहाँ पे एक फार्मासिस्ट मेक श्योर करे कि ये चीज़ उसे पेशेंट को कॉन्सेप्ट है, उसे बताए कि इसमें कोई फर्क नहीं है, सबके अंदर सेम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, सेम आप पे इफेक्ट आएगा और कोई आपका ऐसा उसमें डिफरेंस नहीं होता प्रोडक्ट के अंदर। तो पेशेंट जब ये अंडरस्टैंड करेगा तो कॉस्ट इफेक्टिव खुद ब खुद उसे यूटिलाइज करेगा। थैंक यू सो मच बिनिश। वाकई ये अवेयरनेस लोगों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको एक मेडिसिन एक कंपनी की नहीं मिल रही है तो उसके कितने ऑल्टरनेट्स हमारे पास मौजूद हैं, और ऐसे में फार्मासिस्ट का रोल फिर एक बार फिर से हाईलाइट होता है कि हाँ, इनके होने से बहुत सी ऐसे डिपार्टमेंट से ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, और ऐसे में हमें बड़े अच्छे हॉस्पिटल जहाँ पे नज़र आते हैं वहाँ तो हमें डिस्पेंसरीज पर या फिर मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट नज़र आ जाते हैं, लेकिन चंद ऐसे मखसूस इलाके हैं जहाँ पर मुश्किल से ही डिस्पेंसरी अवेलेबल
अवेलेबल होती हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह के लोगों का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए सेगमेंट था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और वो बच्चे जिनके अभी अभी रिजल्ट्स आए हैं और अगर उनके खुदा ना खास्ता FSC में मार्क्स कम आए हैं तो आप इस फील्ड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जिनका इंटरेस्ट है वो तो ऑलरेडी उस तरफ जाएंगे ही। तो देर मत कीजिए, अपने मुस्तकबिल का इंतखाब अच्छे तरीके से कीजिए। और अगर आपको लगता है कि फार्मेसी की इंडस्ट्री में आगे चलकर आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं और लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं तो वैसे ज़रूर कीजिए। मुझे बड़ी छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं एक इंटरेस्टिंग से सेगमेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रही हूँ और मुस्कुराती मैं उसी वक्त हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ इंटरेस्टिंग लग रही होती हैं। और अगर ब्रंच के साथ साथ अगर आप कुछ भी इस वक्त खा पी रहे हैं और आपको म्यूज़िक अगर सुनने को मिल जाए तो मेरे ख्याल से लोगों की मॉर्निंग बड़ी शानदार हो जाती है। और फिर एक ऐसा म्यूज़िक सुनने को मिल जाए कि जिसकी धुनें न सिर्फ पाकिस्तान में मकबूल हैं और कदीम साज है ये, बल्कि वो दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारे आर्टिस्ट जाते हैं उस धुन को बड़ा सराहा जाता है, बड़ा पसंद किया जाता है। और इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या होगी कि वो म्यूज़िक, वो फोक म्यूज़िक या फिर यूँ कह लीजिए कि इंडिया की मैं बात कर रही हूँ कि जहाँ के सिंगर्स, जहाँ के गानों को खासी पजराई पाकिस्तान में मिलती है, वहाँ के बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं मारूफ नाम, वो भी इस साज को अपने गानों में इस्तेमाल कर चुके हैं। और माशाल्लाह इंडियन निसाब में जो है वो इस धुन को बजाने वालों का नाम भी शामिल है। मैं आज बात कर रही हूँ अलगोज़ा साज के हवाले से, जो कि सिंध की एक कदीम रवायत जो है मौसीकी की, उसका ये एक हिस्सा है। काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन जो उसको बजाने वाले हैं और जो अपने पेरेंट्स की लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं, अब वो आज बने हैं कैफ़े मार्गला का हिस्सा। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अकबर खुमैसू साहब, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया इस प्रोग्राम में, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रोग्राम के हवाले से मैं जितनी मालूमात दे सकूँगा, स्पेशली यूथ को, क्योंकि ये हमारा कल्चरल साज है और अपने यूथ को पता होना चाहिए कि हमारे कल्चरल चीज़ों के बारे में। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें मैं सिर्फ ये भी कहूँगी कि सिर्फ आप ही नहीं, माशाल्लाह, जब मैंने आपके वालिद साहब का जिक्र किया तो माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस रहे हैं खमीसो खान साहब, और इसके साथ साथ सितारा इम्तियाज़ से उन्हें नवाजा जा चुका है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं इन्हें तमगा इम्तियाज़ 2010 में दिया गया। हमारे साथ तबला नवाज भी मौजूद है, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप बिल्कुल ठीक ठाक। धुन हो और उसके साथ तबला ना हो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये धुन और तबले का जो साथ होता है ये कितना ख़ास होता है? ये बिल्कुल जोड़ी है। जोड़ी है। हाँ, मैं एक बात कहूँगा, ये इस तरीके से है कि अगर सालन के साथ रोटी ना हो। अच्छा, इसमें सालन कौन सा, रोटी कौन सी है? अब ये तो दोनों सुनने वाले इस बात का अहाता करेंगे। जी, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं बस। अच्छा, सबसे पहले तो जरा थोड़ी सी ये स्टिक दिखाइएगा, क्योंकि ये जो अलगोज़ा है ये 2 बांसुरी की स्टिक्स हैं। नहीं, ये आप ही हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे। जी जी, ये और कुछ हमें जरा इस अलगोज़ा के बारे में थोड़ा सा पहले खुमैसू साहब बताइएगा। अलगोज़ा किस किस्म का इंस्ट्रूमेंट? अलगोज़ा बहुत कदीम साज है, और ये जो साज है सबसे पहले मिस्र में से ये आया। ऐसी बांसुरी थी, इसका जो रीड था, ये जो रीड ये देख रहे हैं ना इस तरफ, ये कलम नुमा था। जैसे हम पहले तख्ती पे कलम लिखते थे, ऐसी इसकी बनावट होती थी। उस टाइम में तिजारत होती थी ऊँटों पर, और आते थे लोग, तो फिर ये साज अडॉप्ट होते थे। यहाँ का साज उधर चला गया, उधर का साज इधर, इस तरीके से फिर ये सिंधी म्यूजिशियंस ने इसको अडॉप्ट किया, सिंगल बांसुरी को। अच्छा। लेकिन लोग कहते हैं कि ये अरबी साज है, और वहाँ से मैं मानता हूँ कि ये अरबिक फ्लूट का हिस्सा है। लेकिन ये जो प्योरली जो है ना, मेरी जो रिसर्च है वो ये कहती है कि ये अलगोज़ा साज सिंध का है। साहब थोड़ा सा उठाकर जरा आप दिखाइएगा। जी जी, दिखाकर ही आप, मैं चाहूँगी अपनी बात मुकम्मल करते रहें। जी जी, ये देखिए, और ये जो इसके साथ जो अलगोज़े के साथ मोती देख रहे हैं ना, ये हमारे गांव की ख़वातीन है ना, वो बना के देती हैं, तो वो फिर साज की जीनत बनते हैं, तो बड़ी खूबसूरत लगते हैं साज। अच्छा जी जी। और इसमें जो डबल वाली स्टिक है वो अलगोज़ा है? नहीं, ये तो सर्कुलर ब्रीथ के लिए एक ही नोट होता है सुर का, ये इसको सपोर्टिंग करती है। ओके, ठीक है। और ये जो है ना मेलोडी के लिए जो फ्लूट होती है, एक से आपने साज दिया हुआ है और दूसरे से आप धुन का जी जी, मैंने एक से हमने सपोर्टिंग सुर रखा हुआ है, एक ही सुर जो इसके स्केल के मुताबिक होता है, और जो दूसरा होता है वो इस पे मेलोडी, आलाप वगैरह हर किस्म की चीज़ इसमें हम
बजा लेते हैं। अच्छा, ब्रेक पर जब हम लोग इस बारे में बात करते थे लगोजा के हवाले से, तो आपने कहा कि आप इंटरनेशनली भी लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू क्लासेस दे रहे होते हैं। तो ये जो हमारा अलगोजा एक इंस्ट्रूमेंट है, बाहर कितने ममालिक में आप इसको अब तक बजा चुके हैं और अब तक कहाँ कहाँ के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आप क्लासेस दे रहे हैं? मैंने पाकिस्तान की तरफ से सरकारी सतह पे और गैर सरकारी सतह पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू 33 कंट्रीज़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में, जनेवा में भी परफॉर्म किया दो तीन दफ़ा, और वियना में भी अभी रिसेंटली हम वहाँ पे भी अक़वाम मुत्तहिदा में मेरी परफॉर्मेंसेस हुई। उसके अलावा मैंने तकरीबन जहाँ पे भी गया वहाँ पे इस साज़ की एक ख़ास चीज़ ये है कि ये साज़ जो है आपको कीबोर्ड में इसका कोई वो आपको नहीं मिलेगा इफ़ेक्ट, इसके ओरिजिनल इफ़ेक्ट हैं, और ये आपको अलगोज़ा कहीं पे भी सुनाई देगा। तो आप एकदम अगर आंख बंद करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप सिंध में बैठे हुए हैं, सेहरा में इधर। इसकी एक अजीब, एक अलग सा एक इसकी कैफियत है साज़ की। तो व्यूअर्स, ये वो डबल स्टिक बांसुरी है जिसे हम अलगोज़ा कहते हैं, और ये इन्हीं का ख़ानदान है जो इस लेगेसी को लेकर चल रहा है। एंड लेट्स सी कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में अलगोज़ा क्या उसी तरीके से सिर्फ नायाब रह जाएगा, या फिर हम अपने इस इंस्ट्रूमेंट को दुनिया भर में फैला सकेंगे। जी वेलकम, एक नाज़रीन ब्रेक के बाद आपके ऊपर फिर से खुशामदीद कहते हैं। बड़े ही प्यारे, बड़े ही खूबसूरत मेहमानों का साथ हमारे साथ मौजूद हैं, और ये मेहमान पाकिस्तान से नहीं है बल्कि ये मेहमान हैं मलेशिया से। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया था कि आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे चंद नामवर शख्सियात से कि जिनका ताल्लुक मलेशिया से है, लेकिन वो पाकिस्तान में 2019 से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान जो इन 3 सालों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हुए हैं और आगे मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे, उसमें उनका किरदार क्या रहा है। आज हम वेलकम करेंगे द एक्टिंग हाई कमिश्नर ऑफ मलेशिया, लेकिन सिर्फ वही हमारे साथ नहीं होंगे, इस एक्सेलेंसी उनकी वाइफ भी आज हमें ज्वाइन करने जा रही हैं। तो लेट्स वेलकम मिस्टर डेडी फैसल एंड मिसेस एमिलिया डेडी। अस्सलाम वालेकुम। Waalaikumsalam. How are you, Mr. Deddy? Alhamdulillah, thank you very much. Yeah. How was your journey with the Pakistan being the acting High Commissioner since 2019? So thank you very much. This is a very fruitful posting for me. I find that our bilateral relation has been elevated to the strategic partnership, and I really enjoy my time. I really appreciate the good hospitality given by the people of Pakistan. I've been traveling all over the country. Really? Up from Skardu, Gilgit Baltistan, down to Karachi. Especially my wife really liked going to one? Karachi. Really? I love Karachi. I've been to Karachi, I think 9 times. 9 times in a 3 span years? In a span of a year. In a span of a year. In a span of a year? Yes. Oh my God. So, Because during COVID we didn't Travel a lot, We didn't exactly, travel a huh? lot, so we started to open up again once the restriction has been lifted up. So it gives us a lot of opportunity to mingle and make a lot of friends. My focus is always on enhancing the trade. All right. So Alhamdulillah, our trade is doing very well. For example, I have always informed that our number of our increase of trade up to 36%. 36%. 36% increase In the during last my 3 years? No, in the last 1 year. 1 during year, my oh my. yeah. So now it's stand is 1.901 US. 1.901 billion US dollar. This is the volume of the trade Volume of trade. Correct. between Pakistan and Malaysia. Between Pakistan and Malaysia. And Pakistan, our biggest export to Pakistan, of course, is palm oil, Exactly. edible oil. And from Malaysia also, we export automotive, our Proton Saga, Proton cars, which are being Electronic vehicles, electronics, exactly. We have been manufacturing the car now in Karachi by Al-Hajj, and Before we talk about the trade, I want to know about the Karachi. What is good about Karachi that you've been visited 9 times a year? Yeah. I mean, I love Islamabad. I've been staying in Islamabad. Okay. Islamabad to me is very calm. It's very peaceful. And But Karachi is Karachi, hustle there is, bustle. this Karachi, it reminds me so much of my country. It reminds me so much of my home. Kuala Really? Lumpur, yeah. Kuala Lumpur is as hustle and bustle as Karachi. And of course, Karachi, the food is amazing. The Sindri people, biryani. Oh, so you tried Yeah. also. The biryani, yeah. the food is amazing, and the people are very warm. I mean, the whole Pakistanis are very warm, but
Karachi, I don't know, holds a very special place in my heart. So what I is your guess. observation about the cultural ties between Pakistan and Malaysia? I mean, I think we have a lot of similarity. I mean, in terms of, because we're Muslim countries. Definitely we are. So, and like for example, during Eid, so we have the same dressing Family. codes, fancy. dressing is a bit similar different. as well. Like Pakistani wear but shalwar it depends kameez. on how you wear, how you carry it. But it's actually very similar. Yeah, very similar. And also, I think it's also the family culture is Family culture is very, there. very Yeah. similar. Because in Malaysia, we uphold family very high. Like we live together with our parents, we live in a big household, and I noticed that in Pakistan as well. So I think that's amazing. So before that, we were talking about the trade element. So how both countries can enhance and grow their trade in coming years? Of course, with more, I will always promote to have more people-to-people contact. I have always promote to have more air linkages between Pakistan and Malaysia. More direct flights mean more people can interact, and through interaction like that, we can go to have a business interaction. And of course, like what I said in my speech just now, we must utilize the chambers of commerce. They must be the main driver. The government can only be the facilitator. So, Excellency, what is the current situation regarding the flight operation? Because we were talking about the direct Yes. flying operation. What is the current scenario? Currently, we have a direct flight from Islamabad, Lahore and Karachi to Kuala Lumpur through PIA. We also have Malindo flying from there's direct flight. But of course, But still you want to enhance still we still have room to improve a lot of, because all the flights are full, means the demand is there. There's a lot of demand. that? Okay. So this is all about the demand and cultural position. Where do you see the Pakistan culture as women and the Malaysia culture? What are the similarities between them? I think I feel like the women in Pakistan are very hardworking. They're hardworking and they care very much for their family. Okay. This mother figure is a big thing in Pakistan. I think it's very similar in Malaysia. Same as Malaysia. Yes. So that's very heartwarming to see, and it makes me relate to that in a way. How many kids do you have, if you don't mind? We have two 2 daughters. 2 daughters. Yeah, Mashallah. 11 and 4. All right. So Malaysia, like Pakistan, both countries are rapidly developing countries, if we talk about. So how can both countries take advantages and benefits from their experiences? Of course, through capacity building, Malaysia offers a lot of training in terms of capacity building. Because Malaysia, we have MTCP. MTCP is a program for capacity building, especially to help all the developing countries, including Pakistan. So, so far we have been training more than 800 Pakistani officials in that training. So that is part of how we can enhance more people-to-people understanding towards each other. So what do you have to say about the fact that FATF has removed the Pakistan name from the grey list? And of course, by being removed from the grey list of FATF, more people, especially investors, will have more confidence to get involved in the banking sectors and doing business. And Malaysia, I must tell you, since the first day I arrived here, I understand about FATF and how strong Malaysia and of course other friendly countries like China and Turkey has been helping Pakistan to get out from this list. And I must congratulate all of our cooperation has been bearing some fruits, and we're now enjoying the success. The success after FATF. Of the FATF, yeah. All right. Now comes to you. Let's talk about your your personal life and your journey regarding Pakistan and how many places you've been visited. Though you told us about the Karachi, but what after that? We traveled a few places. We traveled to Skardu. We had so much fun in Skardu. It's such a beautiful place. But such a cool place. It's very cold, but it also has the most beautiful nature in Skardu, you know. And then we traveled How many to times have you been Swat. there? Skardu once, Skardu and then once. we went to Swat, we went to Kalam, we went to Natyagali, Marie always. And together? all the time. Yeah. Together, yes, with the family. They all With the love family, it. yes, yeah, of course. yeah.
And when it comes to your kids, so what is the most precious thing you think about your kids? I means they love this place, they want to go over there, and they want to enjoy their company. Oh, I think especially my eldest, Alicia, she's 11, she loves Pakistan because she came here when she was 7. No, she came here when she was 9. She came here when she was 9, 8 plus, going towards 9. So she kind of grew up here, made new friends, understood the culture, being friends with locals, and she loves it here. Yeah, if I She just does. may add up like that, like because previously we were posted in Canada when our Before eldest, Pakistan. before Pakistan, yeah, we were in Canada. But when we leave Canada, Alicia does not cry so much. But when she knows Yeah. that we are leaving Pakistan, she Really? really cries. Yeah. Means she really loves Pakistanis Yeah. and the Because people of living friends, Pakistan. I mean, to be because- honest with you, I even cried, not just her. I mean, it's- Okay, so yeah. now you're going to move Philippines, right? Philippines. So you're gonna miss Pakistan or not? Of course. And how much? Can't even say. Can't even say Really? infinity. This, to us, this has been our home for the past 3 years and 2 months. And sometimes when we go back to Malaysia, we want to go back to Islamabad. Like when we go back for a holiday in Malaysia, we're like, okay, let's go back home. So home to us Home is is Islamabad. Islamabad, yeah. At Okay, one on a lighter note, what if Malaysian government says, Daddy, we're going to extend your posting in Pakistan, then how will you get it? I'm happy. As a government, as a civil servant, I always abide by whatever and oblige whatever my government has to order me. I will be happy. We'd be delighted. I will be delighted. We'd be honored. Yeah. You see my farewell, a lot of people. This is, I think, my 18th farewell for the past 18th farewell. for the past 2 weeks. Pastor, oh my God. Anything if you want to say to the viewers and to all Pakistanis in the Malaysian language? Saya berharap semoga persahabatan antara Malaysia dan Pakistan akan sentiasa kekal, kukuh dan bersahabat sampai bila-bila. Now you will translate this in English for us. It's like Pakistan, Malaysia, Dosti Zindabad, something like that. Yeah, in a short form, it's Pakistan, Malaysia, Dosti Zindabad. Zindabad. Friendship Yeah, remains forever. Remains forever. Thank you, Mr. and Mrs. Derry, for us. Thank you so much for having us. थैंक यू सो मच सर। Thank you. तो जनाब ये रहा एक छोटा सा सेगमेंट जिसमें हमने कोशिश की जिसमें हम लोग बात कर सकें पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात के बारे में और कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ के बारे में जो कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान है, फिर चाहे वो कपड़ों के हवाले से हो, चाहे वो कुछ मुख्तलिफ जगहों के हवाले से हो, प्यार और मोहब्बत कैसा होता है, वो कल्चर समझने की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ वो स्पाइसेस जो कि अभी हमें मिस्टर मिसेस डैडी ने यहाँ पे बताए हैं कि बिरयानी इन्हें यहाँ की बहुत अच्छी लगी और स्पेशली मिसेस डैडी तो 9 दफ़ा कराची हो आई हैं, तो आप में से कोई भी वो लोग जो कि मलेशिया जाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ हम भी उनके कल्चर से सीखेंगे और वो लोग जो मलेशिया से पाकिस्तान आए हैं डेफिनेटली वो पाकिस्तान के बहुत मज़े के खाने ट्राई कर रहे होंगे। इसी के साथ ही मुझे और टीम कैफ़े मार्गला को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।